दोस्तों नमस्कार। अर्जुन जब मछली की आंख में निशाना साध रहे थे तो वह ऊपर मछली को नहीं बल्कि उसकी परछाई को पानी में देख रहे थे और वहीं से उन्होंने निशाना साधा और मछली की आंख में तीर जाकर लग गया। मौजूदा वक्त का सच क्या भारत की राजनीति में ना तो मछली को सही तरीके से देखना है और ना ही उसकी परछाई या उसकी आंख को देख पाना है, क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र तो होता है कि गौतम अडानी इस सरकार को चला रहे हैं और यह भी एक सच है कि इस देश के भीतर की पॉलिटिकल फंडिंग हो या इस देश की राष्ट्रीय नीति हो जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हो, वह अडानी ग्रुप के अनुकूल होती रही है, खास तौर से मोदी सरकार के काल में। लेकिन बावजूद इसके क्या वाकई मछली की आंख जो दिखाई दे रही है वही है या कुछ और है? इस देश को चलाने के पीछे हो सकता है गौतम अडानी की पूंजी लगी हुई हो और वही ताकत राजनीतिक तौर पर मोदी सरकार को सत्ता में लाने के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो भी लोटस ऑपरेशन होते हैं उसमें सहयोग रहा हो। लेकिन इससे हटकर जरा एक क्षण के लिए सोचिए, इस देश में मौजूदा सरकार के असल वजीर हैं कौन? क्योंकि यह देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र यहां की रगों में दौड़ता है और लोकतंत्र का मंदिर पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के राज्यसभा और लोकसभा को जिस स्थिति में चलाया जाता है उसमें चाहे धनखड़ साहब का नाम ले लीजिए, चाहे आप ओम बिरला जी का नाम ले लीजिए, यह सवाल विपक्ष की तरफ से क्यों उठता है? लोकसभा हो या राज्यसभा, स्पीकर अपने तौर पर अपने अनुकूल सत्ताधारी पार्टी के लिए ही काम करते हुए नजर आते हैं, जबकि वहां बैठकर जिस कुर्सी पर वो बैठते हैं वो कुर्सी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हक की इजाजत देती नहीं है। और दूसरा सवाल यहीं से निकलता है, क्या इस देश के भीतर राजनीतिक तौर पर गौतम अडानी इस देश की सत्ता को प्रभावित या इस देश की राजनीति को प्रभावित या इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं या इस देश की सुप्रीम कोर्ट प्रभावित कर सकती है? इस देश में लोकतंत्र चुनाव के जरिए जिया जाता है। क्या लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए जो चुनाव के जरिए है उसको गौतम अडानी प्रभावित कर सकते हैं, या फिर चुनाव आयोग अपने आप में काफी है, या फिर यह सब मिलाकर एक गुलदस्ता बनता है जिसके आसरे यह कहा जा सकता है कि शायद इस दौर में कोई एक वजीर नहीं है, कई वजीर हैं और वो वजीर इस दौर में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सभी अपनी अपनी चाल बाखूबी चलते चले जाते हैं। अरसे बाद आज प्रधानमंत्री और गौतम अडानी जयपुर में एक कार्यक्रम में साथ नजर आए और शायद पहली बार प्रधानमंत्री का मुखौटा पहनकर कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस के ही सांसद अडानी का मुखौटा पहने हुए नजर पार्लियामेंट के परिसर में नजर आए, जहां विपक्ष के नेता उनसे बातचीत कर रहे थे। इस अंदाज में जो आरोप वो लगातार लगाते हैं उसी अंदाज में वो सवाल कर रहे थे और जवाब ले रहे थे। लेकिन इस देश में लोकतंत्र, संविधान और संसदीय व्यवस्था या इस देश की नीतियों को प्रभावित कौन कर सकता है? जो पद पर बैठे हैं, संविधान से जिन्हें हक मिले हुए हैं और उस हक के अनुकूल उन्हें जो अपनी पहल या अपनी जिम्मेदारी निभानी है, अगर वो उसे नहीं निभा रहे हैं तो फिर मानकर चलिए जो भी सत्ता में होगा उसके अनुकूल सब कुछ होते चला जाएगा। और यहीं से पहला सवाल आज आपके सामने है। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक कोई भी प्रधानमंत्री यह कभी सोच नहीं पाया कि इस देश के भीतर उसकी सत्ता की मजबूती चुनाव आयोग के आसरे बनी रह सकती है। कोई भी प्रधानमंत्री यह सोच नहीं पाया कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक फैसले ऐसे दे जो सत्तानुकूल दिखाई देते हुए नजर आए और सत्ता उस पर राजनीति करने में अपने अनुकूल परिस्थिति बनाने से चूके नहीं। कोई प्रधानमंत्री यह सोच नहीं पाया कि इस देश के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वह कुछ इस तरीके से वहां पर बैठे सदस्यों से सवाल जवाब ले,
या फिर जिसे मन चाहे उसे निलंबित कर दें, या फिर जिस अंदाज में जिन नियम कायदों की ये परिभाषित करें वह सत्ता के अनुकूल ही होगी। और यह स्थिति कमोवेश लोकसभा के भीतर भी नजर आएगी, जब एक दो नहीं सैकड़ों सांसदों को एक साथ संसद के बाहर का रास्ता एक झटके में दिखा दिया गया, जो अपने आप में एक इतिहास है। तो प्रधानमंत्री के दरअसल 4 वजीर इस दौर में, या 4 सिस्टम के बड़े हिस्से, या फिर 4 ऐसी संस्थाएं जो इस देश को चलाती हैं, और उसके शिखर पर बैठे हुए लोग अगर सिर्फ सत्ता की बातें सुनते समझते हैं और वो सत्ता के अनुकूल ही काम करते हैं, तो फिर चेक एंड बैलेंस यानी सरकार मनमाफिक काम करे या तानाशाही तर्ज पर वो उतर आए, तो फिर कोई क्या कर सकता है? शायद कोई कुछ कर नहीं सकता है। यह सवाल आज मौजू है। यह सवाल इसलिए मौजू या इसलिए जरूरी हो चला है क्योंकि इस दौर में बार बार जिस आंख को देखा जा रहा है वो सिर्फ गौतम अडानी के इर्द गिर्द की तस्वीर है। आज की तस्वीर पहले देख लीजिए। यह तस्वीर दरअसल जयपुर के कार्यक्रम की है, और उसके बाद जरा सुन लीजिए जो राहुल गांधी संसद के परिसर में मुखौटा पहनाकर जो संवाद कर रहे हैं, वो दरअसल इस पूरी संसद को एक थिएटर में बदला जा चुका है, उसकी यह पराकाष्ठा है। यानी राजनीतिक तौर पर इस देश की जनता जिस भी संस्थान को यह जिम्मेदारी सौंपे कि आप हमें लेकर सवाल उठाइए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपुल उस हिसाब से चलता है। पीपुल शब्द गायब हो गया और यह थिएटर के तौर पर उभरकर सामने आया। कौन कितने बड़े नाटक के तौर पर उभर सकता है और राजनीति ही एक थिएटर में तब्दील हो जाए और इस देश के तमाम संस्थान अपनी ताकत का इस्तेमाल उसी थिएटर को बनाए रखने के लिए करते चले जाएं, तो फिर बचेगा क्या? आज इसका सवाल जरूर टटोला जाएगा, लेकिन पहले यह 2 तस्वीर, एक जयपुर की और दूसरी परिसर की, जो कि पार्लियामेंट का परिसर है। ये तो इस देश का बच्चा बच्चा जान चुका है कि दरअसल गौतम अडानी को प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ दिया या फिर कितना कुछ दिया, यह छुपा हुआ नहीं है। हाल में बकायदा आरबीआई की रिपोर्ट भी बतलाती है और एनसीएलटी के दस्तावेज भी बतलाते हैं इस देश के लगभग आधे दर्जन से ज्यादा कंपनियों को जो लिया गया अडानी ग्रुप के जरिए, उसमें बैंकों को चूना जो लगा है वो तकरीबन 61,832 करोड़ का लगा है, और जो पेमेंट हुआ है वो सिर्फ 15,997 करोड़ का हुआ। यानी 74% सस्ते में, चाहे वो HDIL हो, चाहे वो रेडियस स्टेट एंड डेवलपर्स हो, चाहे नेशनल राइन कॉरपोरेशन हो, चाहे SR पावर MP लिमिटेड हो, चाहे दिघी पोर्ट हो, चाहे कारिकाल पोर्ट हो, चाहे लैंको अमरकंटक पावर प्लांट हो, चाहे कोरबा वेस्ट पावर कंपनी हो, चाहे कोस्टल इनर्जेन लिमिटेड हो, चाहे जंकिया स्टेट हो। इन तमाम कंपनियों का नाम इसलिए क्योंकि सब कुछ आंखों के सामने है। लेकिन एक क्षण के लिए जरा कल्पना कीजिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो फैसला एक वक्त चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया और यह कहा कि दरअसल किसी भी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की मौजूदगी होगी, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, विपक्ष के नेता रहेंगे और चीफ जस्टिस रहेंगे, यह 2 मार्च 2023 का फैसला है। और 9 महीने के बाद यानी दिसंबर 2023 में सरकार कानून ले आई। लोकसभा चुनाव करीब आ चुके थे और कहा सरकार ने कानून बनाकर नहीं, चीफ जस्टिस की जरूरत नहीं है, हम खुद फैसला करेंगे कि कौन चुनाव आयुक्त होगा। यानी इस देश के भीतर जो चुनाव होते हैं उसको चुनाव आयुक्त जिसकी निगरानी में होते हैं वो नियुक्ति सरकार करेगी। तो वो नियुक्त होने वाला शख्स सरकार पर उंगली कैसे उठाएगा या सवाल कैसे पूछेगा, इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी उसमें भी हुआ। लेकिन दोबारा लौटिए सुप्रीम कोर्ट के दायरे में।
डीवाई चंद्रचूड़ जब फैसला दे रहे थे तो उन्होंने उसमें अपने फैसले में एक लाइन लिखी थी। उन्होंने कहा था कि होना चाहिए चीफ जस्टिस विपक्ष का नेता और प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो संसद तय कर ले कि आपके हिसाब से हो। तो संसद ने तय कर लिया। उसके बाद फिर कई याचिकाएं दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अब गई है। डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो गए, अब संजीव खन्ना है। संजीव खन्ना ने कहा, मैं इस पचड़े में नहीं फंसूंगा, मैं सुनवाई में अपने आप को उस बेंच से अलग करता हूं जो इसकी सुनवाई करेगा, जो कि जनवरी के महीने में सुनवाई होने वाली है 6 जनवरी से। उन्होंने कहा मैं इसमें नहीं फंसूंगा, यानी इस देश के भीतर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार करे या ना करे, क्या सही है, मौजूदा चीफ जस्टिस ने खुद को इससे अलग कर लिया। पुराने चीफ जस्टिस जब पूजा स्थलों को लेकर फैसला दे रहे थे, उस फैसले देने में भी उन्होंने एक रास्ता छोड़ा कि कोई भी किसी भी पूजा स्थल को लेकर यह कह तो सकता ही है कि दरअसल यहां पर क्या स्थिति थी पहले। यानी वो एक अलग स्थिति है कि आजादी के बाद इस देश में जिस भी पूजा स्थल को लेकर जो 1991 में जिक्र और फैसला जो निकल कर आया, उसमें इस आवाजों को बंद कर दिया गया, लेकिन उस डिब्बे को खोल दिया उस दौर के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने। अब दोबारा उसकी सुनवाई 12 तारीख से होने वाली है। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्पेशल बेंच बनाते हैं, उसमें जस्टिस संजय कुमार को भी रखते हैं और उसमें जस्टिस अपने तौर पर दूसरे शख्स उनको भी रखा जाता है, केवी विश्वनाथ को भी रखते हैं, संजय कुमार जस्टिस उनको भी रहते हैं, और उसके बाद सुनवाई शुरू की जाएगी और देखेंगे उसके बाद क्या निकलता है। और यह सवाल बड़ा हो गया, क्या चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले को पलटने की ताकत चीफ जस्टिस संजीव खन्ना में है? वो पुरानी परिस्थिति में लौट सकते हैं, क्योंकि इस दौर में भयानक डिस्टर्बेंस पॉलिटिकल सोशल तौर पर इस देश में मस्जिदों के नीचे खोजे जाते मंदिर और दरगाह तक को नीचे सर्वे कराकर जानने की सोच, और उसके बाद इस देश के अलग अलग हिस्सों में, वो चाहे ज्ञान व्यापी हो, चाहे बदायूं की जामा मस्जिद हो, तमाम जगहों पे ये चर्चा चल पड़ी। यानी सामाजिक तौर पर इस देश में चेक एंड बैलेंस ठीक उसी तरीके से वोटों के ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द भटकता हुआ दिखाई देने लगा, जहां पर यह सवाल बड़ा हो गया, क्या सुप्रीम कोर्ट इस देश के संविधानिक परिस्थितियों को लेकर कोई निर्णय ले सकता है या नहीं ले सकता है। अब ध्यान यह देना होगा, क्या इस दौर में सुप्रीम कोर्ट ने जिस जिस जगह पर सुओ मोटो भी लिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी दखल दिखाई, उन जगहों पर क्या निकला। सबसे यादगार परिस्थिति तो नीट के विद्यार्थियों के साथ है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, अभी भी उनके सामने गहरा अंधेरा है, और सुओ मोटो लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार की छीछा लेदर हो रही थी, नेशनल टैलेंट बनाकर भी स्थितियां बिगड़ी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट बोला हम दखल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दखल जो पश्चिम बंगाल में एक नर्स के साथ हुआ, वहां जो मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुआ, जो आरजी कार था, उसको लेकर भी सुओ मोटो लिया। निकला क्या? एक लंबी फहरिस्त आपको नजर आएगी इस देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट की पहल जिन जिन केसेस को लेकर हुई, उस केस में रास्ता सरकार के लिए खुलता है, जनता के लिए बंद होता है। एक नई परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट अपनी बेचैनी और अपनी संवेदनशीलता दिखलाता है, लेकिन फिर वो रास्ता बंद कर देता है उस जनता के लिए कि सुप्रीम कोर्ट है ना, और सुप्रीम कोर्ट है ना की परिस्थिति इस देश की राजनीतिक सत्ता को लाभ देती चली जाती है। तो क्या किसी प्रधानमंत्री ने कभी कल्पना भी की होगी कि देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले राजनीतिक सत्ता के अनुकूल होते चले जाएं, और उससे ठीक समानांतर जो इस देश में चुनाव होते हैं, उन चुनावों के इर्द गिर्द जो चुनाव के फैसले निकल कर आए, उससे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, पहली बार जनता के भीतर भी बेचैनी हो। पॉलिटिकल पार्टीज लंबे लंबे कागज के पुलिंदे लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और पूछे कि जनाब बता तो दीजिए हमारे जो सवाल हैं, और सवाल का जवाब नहीं मिले। फिर भी लोकतंत्र है, चुनाव हो रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी जीत रही है, वो चाहे हरियाणा हो
चाहे महाराष्ट्र हो। और जीतने की रफ्तार और जीतने की ताकत दोनों पुराने तमाम चुनाव के रिकॉर्ड तोड़ते हुए नई परिस्थिति में सत्ताधारी पार्टी को लाकर खड़ा कर दे, वो सत्ताधारी पार्टी जो दिल्ली में है। और इस देश के भीतर के संवैधानिक संस्थान इस देश के लोकतंत्र को बचाने या संविधान की व्याख्या को करते वक्त कमजोर नजर आने लगे तो कोई क्या करेगा। गौतम अडानी को पोर्ट्स दिए गए छुपा हुआ नहीं है। गौतम अडानी को रेलवे स्टेशन भी दिए जा रहे हैं, यह भी छुपा हुआ नहीं है। इस देश के भीतर में गौतम अडानी का बढ़ता हुआ नेटवर्क, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस देश में शेयर बाजार तक के भीतर का मैनिपुलेशन, शायद यह भी अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। छुपा हुआ यह है, क्या वाकई पीएमओ के जरिए कोई टेलीफोन चुनाव आयुक्त को जाता है, या कोई दूत दोनों का एक दूसरे से मुलाकात करता है और आने वाले वक्त की रणनीति बनाता है? यह बात छुपी हुई है। यह बात छुपी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जिसमें अटॉर्नी जनरल बहस करते करते हर मुद्दे के आखिरी सवाल का जवाब देते वक्त कहे कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है या फिर यह राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ कहने की स्थिति में ना आ पाए। वो पेगासस भी हो सकता है, वो राफेल डील भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो क्या अटॉर्नी जनरल एक दूत की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट के भीतर जिरह करते वक्त एक मैसेज बहुत साफ तौर पर दे देते हैं कि सरकार यह सोचती है और सरकार इससे हटकर कुछ आपकी मदद नहीं करेगी? यानी यह सोच है तो यह सोच है हमारी। तो क्या इसके ठीक समानांतर कोई बातचीत कभी कानून मंत्री की होती है? कानून मंत्री का फोन जाता है, या सिर्फ एक दृश्य भर नजर आया रिटायरमेंट से ठीक पहले चीफ जस्टिस के घर पर गणेश चतुर्थी के वक्त पूजा करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे गए और आरती उन्हीं के हाथ में घंटी बजती हुई दिखाई देती है। ये सारी चीजें जो दिखाई देती है वो तो दिखाई दे रही है, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रही है तो वजीर को कौन सी चाल कब चलनी है यह दिखाई नहीं देता है। परिस्थिति तो पार्लियामेंट के भीतर की भी कमोवेश यही है। ध्यान दीजिए, पिछले इस सत्र में जो विंटर सेशन चल रहा है उसमें कितने दिन लोकसभा कितने घंटे चली, राज्यसभा कितने घंटे चली, और इस नहीं चलने और चलने देने के बीच में सभापति या स्पीकर की भूमिका क्या रही, और उस पर किस तरीके से विपक्ष ने आरोप भी लगाए और यह कहने से चूके नहीं कि आजाद भारत में ऐसी भूमिका तो कभी भी किसी स्पीकर की नहीं रही। और अब तय हो रहा है कि स्पीकर के खिलाफ, यानी सभापति जो राज्यसभा के हैं उपराष्ट्रपति धर्मपाल धनखड़, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाए। सहमति बन रही है, विपक्ष की सहमति है, लेकिन सवाल अविश्वास प्रस्ताव आप लाएंगे, लेकिन बहुमत कहां है आपके पास? लेकिन मैसेज तो बहुत साफ है। समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, एक सहमति तो बना रहे हैं कि देखिए अविश्वास प्रस्ताव लाइए। महाराष्ट्र में कॉन्स्टिट्यूशनली वक्त खत्म हो गया, बावजूद इसके मुख्यमंत्री कौन होगा ऐलान नहीं हुआ, जो 1 दिसंबर को खत्म हो गया था। पिछले जो टर्म चला आ रहा था उसकी 5 साल की पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई, और कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका साफ तौर पर निर्देश है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनली वक्त खत्म हो जाए तो वहां तुरंत राज्यपाल के शासन लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति तुरंत लगा देते हैं। लेकिन राज्यपाल की सत्ता वहां पर नहीं आई, राज्यपाल का शासन तो नहीं लगा। और राज्यपाल ही अगर गैर कानूनी और असंवैधानिक कार्य कर रहा है, जो कि शिवसेना के टूटने पर सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की, तो क्या इस देश की राष्ट्रपति को पूछना नहीं चाहिए था? क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के जरिए होती है। लेकिन राजनीतिक सत्ता भी सोई रही और सुप्रीम कोर्ट भी कह के खामोश हो गया कि चलिए गैर कानूनी सही, असंवैधानिक सही, राज्यपाल को हटा दीजिएगा, ये जो सरकार चल रही है चलने दीजिएगा। यानी ये संवाद के तौर तरीके इस दौर में जो होने चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के हों, वो चुनाव आयोग के हों, वो संसद में स्पीकर के हों या राज्यसभा में सभापति के हों। इन 4 परिस्थितियों के भीतर जरा झांक के देखिए कि इससे हटकर आप किस लोकतंत्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं, या लोकतंत्र ही इस दौर में गायब होगा। और सवाल यह बड़ा होगा जो दिखाई दे रहा है, तो क्या एक शैडो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर
गौतम अडानी को इसलिए रखा गया है कि आप उस पर निशाना साधते रहिए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल परिस्थिति है उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और कुछ भी नहीं कर पाएंगे का मतलब क्या यह माना जाए कि अब हर पॉलिटिकल पार्टी इसको लगने लगा कि जब तक ये चार परिस्थितियां मौजूद हैं हम क्या कर पाएंगे। चंद्रबाबू नायडू की फाइल क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं है? और जिस दिन अगर केंद्र सरकार चाहे तो क्या वो फाइल नहीं खुल सकती है? जब किसी की भी फाइल बंद हो सकती है तो फाइल खुलना तो ज्यादा आसान होता है अगर उस पर चार्जेस लगे हैं। मामले तो बिहार के भी हैं, वहां के भी फंसे हुए हैं, तो क्या किसी की भी फाइल खोलने में वक्त नहीं लगेगा? यानी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस जिसके मातहत पूरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है, उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तमाम प्लेयर्स उस सेटअप में काम करते वक्त क्या अपनों से ही जुड़े हुए उन इंस्टीट्यूशन के सर्वो सर्वा को लेकर कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन की परिस्थितियों को लेकर जो कुछ हुआ तो क्या विपक्ष ने सोचा इंपीचमेंट की दिशा में क्यों ना बढ़े? आप कहेंगे बहुमत कहां पर है, 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में और राज्यसभा में। सवाल यह नहीं है, सवाल है कि मैसेज आपको इस देश को क्या देना है और आप किस जमीन पर खड़े हैं। अविश्वास प्रस्ताव भी पास होगा क्या? नहीं होगा, लेकिन पहल शुरू हुई तो अच्छी बात है। यानी आपको भरोसा नहीं है राज्यसभा के सभापति पे, आपने साफ तौर पर कह दिया कि दरअसल राज्यसभा नहीं चलती है तो उसकी बड़ी वजह वहां के सभापति ही हैं। यह सवाल तो इंपीचमेंट के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेकर भी खड़ा हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के भीतर से यह आवाज जब आती है कोई राज्यपाल असंवैधानिक है, और होते होते बात दूर क्यों जाते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड जो था वो पूरा गैर कानूनी था, लेकिन वो पूरा पैसा कानूनी कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी भूमिका है उसके निर्णय लेने में, उस पर खामोशी क्यों बरती गई? ये शेड्स नहीं है, ये भारत की मौजूदा परिस्थिति की हकीकत है, जिसमें जो दिखाई दे रहा है वो लोकप्रिय है। इसका यह मतलब कतई नहीं कि आपने गौतम अडानी को अपराध मुक्त कर दिया या सिस्टम से उसको मुक्त कर दिया, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस पॉलिटिकल प्रोसेस के भीतर वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन को संभाले हुए कौन कौन से लोग हैं, उनसे सरकार का क्या संवाद है, सरकार उनको कैसे मैसेज कन्वे करती है, उन्हें कोई प्रोजेक्ट तो नहीं देती है जो कि कच्चा चिट्ठा सामने आ जाए। अटॉर्नी जनरल की बहस भी बहुत चीजों को बतला देती है, लेकिन फिर विपक्ष की भूमिका क्या है वो बताए। पेगासस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक के, उसके ऑफिस तक की जासूसी हो रही थी। विपक्ष के नेताओं की जासूसी हो रही थी, पत्रकारों की जासूसी हो रही थी, समाज सेवियों की जासूसी हो रही थी। और अटॉर्नी जनरल कहे कि देखिए ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, हम नहीं बताएंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस रूप में यूज किया जा रहा था, और सुप्रीम कोर्ट बोले ठीक है मत बताइए, राष्ट्र का बात है, देश की बात है, यही तो देशभक्ति है। यानी एक ऐसी परिस्थिति का आवरण इस मौजूदा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में खड़ा कर दिया जाए जहां पर अब तक तो यह बहस होती थी कि देखिए सत्ता ही सरकार और सरकार ही सत्ता और दोनों मिलके देश, यही है, बाकी किसी का कोई महत्व नहीं, यानी चुनाव में विपक्ष की कोई अहमियत नहीं होती है। यह मैसेज तो साफ आ गया, क्योंकि कंट्री मींस प्राइम मिनिस्टर, भारत का मतलब प्रधानमंत्री मोदी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यह पूरी की पूरी विपक्ष की परिस्थिति का क्या मतलब है? आप भारत से सवाल कैसे कर सकते हैं? कोई जवाब किसी पॉलिटिकल पार्टीज के पास? तो जो नजर आ रहा है उन्हीं को फैसला करना है, उनसे सरकार के क्या संवाद है, संवाद होने नहीं चाहिए, वो बहुत ही स्वायत्त संस्था के तौर पर अपने निर्णय लेने चाहिए, लेकिन नहीं लिए जा रहे हैं। सब कुछ तो सामने है, अब क्या किया जाएगा, विकल्प क्या होगा? जनता के बीच जाएंगे, जाना चाहिए, जनता के बीच इन मुद्दों को लेकर जाएंगे, जाना चाहिए। कानूनी तौर पर जो भी पहल होती है चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे, जिस भी रूप में दे, उसी फैसले को लेकर क्या पार्लियामेंट के भीतर चीजों को रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। पार्लियामेंट के भीतर चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, वहां पर स्पीकर और सभापति आपके अनुकूल कुछ होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन घेरा तय हो गया इस देश के भीतर का,
सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, चुनाव आयोग की भूमिका, लोकसभा चलाने के तौर तरीके, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति की मौजूदगी से उठते सवाल और उनकी कार्रवाई चलाने के तौर तरीके, सामना और सामने दोनों चीजें एक साथ करनी होगी। सामना करना होगा, सामने लाना होगा। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिससे कोई आंख मूंद नहीं सकता है। सब कुछ चल तो रहा है, लेकिन यह देश के आम लोग या जनता प्लेयर नहीं है, पॉलिटिकल प्लेयर पॉलिटिशियन ही है, जिसे चीजों को पटरी पर लाना है या फिर सब चीज को थिएटर बना देना है। यानी सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला, 12 तारीख को पूजा स्थलों को लेकर फैसला है, लेकिन जनता पहले से जानती है क्या फैसला होगा। इस देश में ईवीएम या बैलेट बॉक्स, जनता पहले से जानती है चुनाव आयोग किस दिशा में जाएगा। संसद का मतलब क्या बचा है, जनता जानती है, कोई मतलब नहीं बचा है। तो भी ये देश चल रहा है ना, तो क्या देश ऐसे ही चलते रहे? यह सवाल जनता से भी होना चाहिए और इस देश के जनता के नुमाइंदों से भी होना चाहिए, वो इस पार खड़े हों या उस पार खड़े हों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।